नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 1। आप समझ जाते हैं कि कोई भी चैप्टर जब चालू होता है तो उस चैप्टर का लेक्चर 1 कितना मायने रखता है हमारे लिए। आप सबको यही कहूंगा कि आप मेरे साथ रहिए इस क्लास में पूरी तरह से। मैं आपको एक स्पेशल बात बताने वाला हूं, वो ये कि आप सब ये जानिए कि आप लोगों के लिए एक क्रांति बैच हमने विजेता बैच हमने लॉन्च किए हैं। आप सबको पता होगा। उस विजेता बैच में एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, काफ़ी बच्चों का उसके तरफ रुझान है और वो बहुत आगे सक्सेस हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर बच्चे को एक बात कहना है कि अगर आप मेरी क्लास के साथ जुड़े हुए और आपको एक क्लास पसंद आ रही है तो याद रखिएगा, क्रांति बैच आपको सक्सेस दिलाएगा। विजेता बैच आपको सक्सेस दिलाएगा। तो विजेता बैच मैं आपको बताना चाहूंगा। विजेता बैच के साथ आइए क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पढ़ाऊंगा कि काफ़ी आसान तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक में क्या खास बात है उनको मैं बताने वाला हूँ। और आप देखेंगे मेरे विजेता बैच वाले स्टूडेंट बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं और उसमें से काफ़ी बच्चे मेरे क्लास में आते भी हैं, यहाँ पर लाइव में आते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं और विजेता बैच के साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से। और दोनों के साथ तो काफ़ी बच्चे, अभी मयंक कुमार, क्या नाम है, इशक आया हुआ है, आदित्य, रश्मि, ईशा, ये सारे बच्चे आए हुए हैं। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के सारे बच्चे हैं। अब तो सारे सब्जेक्ट हैं और उसके पूरे बच्चे जो हैं सारे सब्जेक्ट को एक साथ एक पैकेज के फॉर्म में उठा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट उसमें आ रहे हैं और अच्छे टीचर्स इसके साथ आ रहे हैं। और नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है आपके विजेता बैच का पूरा एक लोगो आ रहा है, पूरी बातें आ रही है, कौन टीचर कहाँ पे कौन कौन पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, आप देख रहे हैं इस चीज़ को। तो तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके साथ आप रहिए। फिलहाल तो आज मैं बोलूंगा केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और क्या पढ़ने वाले हैं इसके साथ साथ क्या क्या जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये समझेंगे भाई रासायनिक बंध होता क्या है। रासायनिक बंध पढ़ने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है कोसेल लुईस का सिद्धांत या संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक संयोजन के प्रकार, यानी कि रासायनिक बंध के कौन कौन से प्रकार है। संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रासायनिक आबंध के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे और कुछ क्विज। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंफॉर्मेशनल होगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ने का मौका देगा। तो सारे बच्चे जो मेरे साथ हैं वो सारे बच्चे इस बात पे ध्यान दें कि आप जो भी बताऊंगा उनको अपनी कॉपी में लाइन से नोट करना। ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पूरी पॉइंट्स को नोट करना, लेकिन जितनी जरूरत की चीजें उनको नोट करते जाना आप, बिल्कुल, है ना। तो आज देखिएगा, यहां पर देखिए परिचय, इंट्रोडक्शन। अब समझो केमिकल बॉन्डिंग है क्या भाई, रासायनिक बंध क्या है। आप जानते हो कि क्लोरीन की 2 परमाणुएं आपस में जुड़ी होती है, Cl2 बन जाता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु में आपस में जुड़ा होता है, H2 बन जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह जुड़ता है कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो ये आप सोचो, ये कहलाते हैं अणु। ये क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब इन अणुओं को अगर मैं इन अणु में से उनके इन जो 2 कणों से मिलकर बना होता है अलग कर दूं तो इनको कहते हैं परमाणु। आप ये समझते होंगे कि कोई भी पदार्थ जो है वो या तो वो अणुओं से मिलकर बना होता है या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो होता है 2 समान परमाणुओं से मिलकर बना हो सकता है या 2 या 2 से अधिक असमान परमाणुओं से भी मिलकर बना हो सकता है। हमने यहां पर जो देखा है कि किसे कहेंगे रासायनिक बंध। अब देखोगे 2 परमाणुएं जो है वो 2 परमाणुएं आपस में जोड़ करके क्या बना रही हैं, Cl2 बनाया हुआ है। अब सवाल आता है कि इनके बीच 2 परमाणुओं के बीच, 2 क्लोरीन के बीच में कैसा बंधन है। ऐसे ही हम बोलते हैं कि सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु मिलकर के बनाता है NaCl। यहां पर भी एक सवाल है कि इस जगह पे सोडियम और क्लोरीन के बीच में ऐसा कौन सा क्या है कि वो आपस में जुड़ गए हैं। जो जोड़ने के लिए जो आकर्षण बल होता है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक बंध। एक छोटी सी बात पकड़ लीजिए, किसी यौगिक के किसी अणु में या किसी भी अणु में बोल सकते, किसी भी अणु में
दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जो पार्ट होता है या संगम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस मिलन को मिला हुआ जो युग्म रहता है उसको कहते हैं अणु कहते हैं। तो अणु जो होता है उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी बल को हम कहते हैं रासायनिक बंध। कुछ एग्जांपल बताता हूं। समपरमाणुक द्विपरमाणुक अणु होते हैं, मतलब समान परमाणु में दो समान परमाणु मिलकर के जो बनी होती है, जैसे H2O2 Cl2, ये सब क्या है, क्या बोला जाए, द्विपरमाणुक अणु है जो समपरमाणुक है। समनाभिकीय बहुपरमाणुक, समान परमाणु वाला बहुपरमाणुक, यानी कि दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर बना होता है, ऐसा अणु होता है P4 या S8। इसी तरह से विषम परमाणुक, विषम नाभिकीय, यानी दो या दो से अधिक परमाणुएं अलग अलग तरह के तत्वों के परमाणुएं आपस मिलकर के बनाई होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बना होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है। तो इसमें H हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलकर बना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिलकर बना होता है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु। फिर विषम नाभिकीय बहुपरमाणु अणु भी होता है। विषम नाभिकीय मतलब अलग अलग नाभिक वाला, अलग अलग परमाणु वाले जो परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु मिलकर के, जैसे कि यहाँ पर NH3, ये सब बने होते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस तरह की अणुएं तो होती हैं, पर इन परमाणुओं के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ऐसा क्या आकर्षण है, वो आकर्षण बल ही हमारे लिए क्वेश्चन है। उनके बीच लगने वाले उस आकर्षण बल को ही हम कहते हैं रासायनिक बंध। हम इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके, और इसमें कुछ जरूरी बातों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो समझे, रासायनिक आबंधन का कोसेल लुईस सिद्धांत, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इन्होंने लुईस और कोसेल ने दिया था। इन्होंने एक लाइन कहा था, इस लाइन को ध्यान देंगे, इसको अष्टक नियम भी कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? अष्टक नियम। अष्टक नियम, इसको अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम, कोई परमाणु, आप एक परमाणु कोई दूसरे परमाणु से क्यों जोड़ना चाहता है, तो अष्टक नियम यानी ये कहता है कि कोई परमाणु हो, उसके अंतिम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्थायी हो जाएगा। किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायी हो जाता है। यही है लुईस कोसेल का नियम। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अष्टक नियम क्या है। परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। ये लाइन पकड़ लीजिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 8 होने के लिए वो कोशिश करता है। क्या बोला मैंने? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो कोशिश करता है। कैसे करता है जरा देखिए यहां पे। चलिए साहब, इससे बात समझेंगे। कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। जैसे ये हीलियम है, हीलियम में पहले नाभिक के बाद पहला ही ऊर्जा स्तर होता है, इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इसके अलावा दूसरे कोई भी तत्व हो, ऐसा तत्व जिसके अंतिम कोश पहला ही ऊर्जा स्तर हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है। हाइड्रोजन में पहला ही ऊर्जा स्तर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है। लिथियम में 2 ऊर्जा स्तर है, लेकिन पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 1 है, तो वो हीलियम के समान होना चाहेगा। यानी कोई भी तत्व आवर्त सारणी में अगर देखेंगे तो अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के समान होना चाहता है, जिसमें कुछ तो हीलियम के समान होना चाहेगा और कुछ अधिकांश अपने दूसरे अक्रिय गैस वाले यानी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। बिल्कुल एक छोटी सी बात को पकड़ लें तो हर एक तत्व, जैसे नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पे दिया गया है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके आप पता लगाओ, हीलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी सबके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। जितने भी अक्रिय गैसें होती हैं उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह प्रमाणित करता है कि कोई भी तत्व इसी के समान होना चाहेगा, कोई भी तत्व इसी के समान होना चाहेगा। बात पकड़ लीजिएगा, यह एक प्रमाण है कि कोई भी तत्व बंध क्यों बनाता है। बंध क्यों बनाता है, यह हमारे पास कारण है। तो इस कारण का पता लगाने के लिए हमने ये देखा कि कोई भी तत्व अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अब जो काम की बातें हैं वो देखेंगे। रासायनिक संयोजन के प्रकार, ये कोई भी तत्व कैसे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्या करेगा कि वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इसमें 3 जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। एक प्रकार यह होगा कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध का निर्माण।
एक स्थिति यह हो सकता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इस तरह से हो सकता है। दूसरा प्रकार होगा एक दूसरे से परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का साझा करने की वजह से हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी का आदान प्रदान करके। तो तीन स्थितियां हो सकती हैं। इन तीनों स्थितियों के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत जो है, रासायनिक बंध क्या होता है, आप में से बच्चे बताएं रासायनिक बंध क्या होता है। मैंने क्या बताया था आपको, चलिए विकास मिश्रा और क्या नाम, मनीष, अंजू, अजय और बाकी बच्चे देखिए, हाँ जी, और क्या नाम है, अंजलि रॉय, रत्ना, बताइए बेटा क्या होगा कि क्या होता है कि कोई मतलब रासायनिक बंध क्या होता है। परिभाषा हमने क्या दिया, रासायनिक बंध का मतलब होता है कि नहीं दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होना, यानी कोई दो परमाणु एक दूसरे के साथ आकर्षण रखती है, उस आकर्षण को ही रासायनिक बंध कहते हैं। आकर्षण किस कारण से हो सकता है, हमने बताया एक बात, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दिया है और एक ग्रहण कर लिया है, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से हो सकता है। दूसरा, दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी की वजह से हो सकता है। तीसरा क्या कारण हो सकता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ये तीन कारण हो सकते हैं। इन तीनों कारणों के साथ साथ हम बात समझेंगे। एक शब्द, एक बच्चा जो है तभी समझ पाएगा रासायनिक बंध को जब उसको कुछ बेसिक पॉइंट बता दिया जाए। अब आ जाते हैं बेसिक पॉइंट पर। हेलो, अब आ जाते हैं बेसिक पॉइंट पे। बच्चे पूछ रहे हैं सर इतना सारी पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, नीचे लिखा हुआ है बेटा, इसमें विजेता बैच में आ जाओ, बस इसमें बोलूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं। अगर केमिस्ट्री को, पूरे केमिस्ट्री को समझना है तो एक चीज समझना जरूरी होता है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है रासायनिक बंध। ये दो चीज समझा आदमी पूरी तरह से केमिस्ट्री समझ गया। दो चीजें समझना पड़ता है। आज की ये जो क्लास है आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण बोलूंगा, या बोलूंगा टर्निंग पॉइंट है केमिस्ट्री के लिए। कितने बच्चे मानते हैं भाई, बोलिए। हाँ जी, हाँ, एक बच्चा बोला है परमाणु, किस अणु में परमाणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध कहलाता है। अच्छा, तो किस क्यों लगाए बेटा, किसी, यस यस, बहुत बढ़िया। तो ये बताया बच्चों ने, पढ़ाई करते करते रिप्लाई भी करते, बहुत ही खूबसूरत। मैंने कहा क्या, बोलो तो जरा, मैंने कहा क्या आपको, एक चीज, बेसिक चीज है ये बेसिक चीज है। रासायनिक बंध बनाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, हमें किसी परमाणु के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। आप बता सकते हो कि कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, कौन लेगा, कौन साझा करेगा, ये आप खुद बता सकते हो। हमने परमाणु के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली है, हमने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि ये बात बता सकते हैं, लेकिन ये जानना होगा। पहला शब्द आ रहा है, इसका बेसिक पॉइंट वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। हेलो, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैंने क्या कहा बताइए जरा, किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, अंतिम कोश, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैं आपको यहां पर बताता हूं दो तरह से। मान लेते हैं मेरे पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, 2882, ये है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, कितना होगा, 283, ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के अंतिम, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 26, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, 287, ये अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आखिरी ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको निकालने का तरीका, परमाणु क्रमांक पता हो उस तत्व का, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाएगा। क्लियर? हमने क्या कहा बताइए, कितना है? यस, यही एक छोटी सी चीज है, आप हर बच्चे को पता होना चाहिए। मुझे पता यार, जो बच्चा मेरे क्लास पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने अपना बेसिक कवर कर लिया है, उस बच्चे के लिए तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि उसको समझ में ना आ रहा हो। अब तो मुझे एकदम क्लियर हो गया कि बच्चे अच्छे हैं, अच्छे लेवल के बच्चे आ रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं।
तो भाई समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा आपको किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सीधी सी बात है। अब चलें एक और बातें, किसको और भी कैसे करके पता लगाएं। तो देखिए, अगर आपने ऑक्सीजन देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, 1s2 2s2 2p4, ये पहला ऊर्जा स्तर है 1 2 2, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है। दूसरा ऊर्जा स्तर का संयोजी 6 इलेक्ट्रॉन देख लो। तो s में सबशेल, एस सबशेल है, उसमें कक्षक कितने होते हैं? एक कक्षक होते हैं। पी में कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। एस में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 1 2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 1 2 3 4। इस तरह से ऐसे आप बता सकते हो कि इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 और ये 4 6, और उसमें से 2 युग्मित है और 2 अयुग्मित है। ये जबरदस्त सी बात आपके दिमाग में आएगी भाई साहब जी। संकरण बताऊंगा ना भाई शिवा सिंह, पहले पढ़ो तो इधर। संकरण कहां से सुन लिया आपने? स्कूल में सुना होगा, ट्यूशन में सुना होगा। संकरण एकदम जंप है ना, जो एकदम पहाड़ में चढ़ जाते हैं ना अचानक, वो गिर भी जाते हैं। संकरण तक पहुंचने लायक बनाऊंगा पहले, तब संकरण पढ़ाऊंगा भाई आपको, ठीक है। तो देखो क्या हुआ। तो ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितना, अच्छा बताओ, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो जिसमें युग्मित कितने हैं? 2। अयुग्मित कितने हैं? जोड़ी कितने हैं? अजोड़ी कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? 2। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। इससे एक नई चीज पता चल जाता है, लुईस डॉट संकेत, लुईस बिंदु संकेत पता चल जाता है। संयोजी कोश में 2 युग्मित है, 2 अयुग्मित है। युग्मित मतलब ऐसे जोड़ी वाला, और अयुग्मित मतलब एके। तो ऑक्सीजन का संकेत है O, और इसमें युग्मित है 2, एक युग्मित और ये दूसरा युग्मित, और अयुग्मित 2 है, ये लो। इस बात को बताने का एक दूसरा तरीका भी है, यहीं पर डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे? देखो, लुईस डॉट संकेत, ये बहुत जरूरी है जानना। अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का संकेत O है। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉनों को 4 स्थानों पर भरना होगा, 1 2 3 4। अब फिर 5वां इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा, 6वां इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा। बात समझ में आया होगा? युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? हाँ जी। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलते हैं भाई। अब सारे बच्चे इस बात को ध्यान दें कि इसमें युग्मित 2 है और अयुग्मित 2 है। लुईस संकेत, लुईस डॉट संकेत से पता चल जाए डायरेक्ट। हाइड्रोजन का लुईस डॉट संकेत क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये लो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो भाई, 2 तरीके हैं लुईस डॉट संकेत निकालने के। मैं अगले स्टेप में बताते हुए आगे बढ़ते जाता हूं, आप बस देखते जाइए और अपनी कॉपी में बनाते जाइएगा। तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य तो यही था, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लुईस बिंदु संकेत, लुईस डॉट संकेत। लिखा है परमाणु के बाह्य कोश, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दर्शाना लुईस डॉट संकेत कहलाता है। चलिए अब सब बताते जाइएगा कि कितना किसका लुईस डॉट संकेत होगा। मैंने कहा सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 2 8 1। तो इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो लुईस डॉट संकेत होगा सोडियम का ये एक बिंदु। अब मैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बताता हूं, 17, तो होगा 2 8 7। अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ये संकेत हुआ, और 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। मुझे लगता है कि हर बच्चे को समझ में आ गया, कोई भी तत्व होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4, और फिर 5वां और ये 6वां और ये 7वां और ये 8वां भरा जाएगा। इस तरह से ये बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। अगर क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमने कैसे भरा? सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 8 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर का लुईस संकेत कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए? 1 2 3 4 5 6, इतना भरेगा। 1 2 3 4 5 6, बस इतना सरल होता है भाई।
इतना ही सरल होता है। तो कितने बच्चे बना सकते हैं बताओ? यस सर लिख दो भाई और लाइक मार दो यार, 2-4 लाइक ठोक दो ताकि पता चले कि हाँ यस बच्चे ने सीखा। बेटा चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गए हो, एग्जाम बहुत नजदीक है। परीक्षा के डर से पढ़ते हो तब तो ऐसे बोलूंगा, और यदि जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अच्छा पढ़ के एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो, अपने लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो, या एक बेहतर टीचर बनना चाहते हो, या कुछ अच्छा करना चाहते हो, है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर ये सोच के चल रहे हो, दिमाग को इंप्रूव करना चाहते हो, तो फिर आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आपको एग्जाम का डर नहीं दिखाऊंगा। तो डर से आदमी करता है, ये अच्छी बात नहीं है। बिना डरे भी आप कुछ करिए। चलिए, बच्चों ने यस लिख दिया है, किसी ने नो लिखा है। वाह, गधे आदमी कौन है भाई? देख लेते हैं। एक बच्चा गधा है, उसने लिखा है नो। यस, महेंद्र कुमार। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, अपने आप को गधा साबित करने के लिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक आध और साबित कर दो अपने आप को गधा, तो अच्छा लगेगा, है ना। अब हाँ जी, ऐसे ही साबित करना करो ना, कुछ बच्चे साबित किया करो कि हम गधे हैं, हम नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चा तो दिखते नहीं हो, तो ऐसे ही रहेगा। और वो गधा हो सकता है कोई अच्छा बड़ा आदमी भी हो, है ना। तो ये समझ में आ गया, महेंद्र कुमार। चलिए आगे चलते हैं। उसका नाम आ गया, पॉपुलर हो गया ना, गधा हो गया, पॉपुलर हो गया, है ना। हमारे गांव का भी एक गधा बहुत पॉपुलर है। चलिए, उसके बड़े बड़े बाल हैं, घोड़े जैसा दिखता है पर गधा है। चलिए आगे चलते हैं। लुईस संकेतन की सार्थकता क्या है? क्या महत्व है हमारे जिंदगी इस विज्ञान में? इसको देखें, लुईस संकेतन का। पिक्चर क्वालिटी एकदम क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है ना? है ना? ठीक है, चलिए। तो लुईस संकेतन परमाणु के बारे में कई जानकारी देते हैं। क्या देता है? पहला तो संयोजी कोश, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है, दूसरी संयोजकता बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि संयोजकता कैसे आप पता लगाओगे। जैसे मान लेते हैं सोडियम का लुईस संकेत ये है, तो इसमें संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 1 है। और संयोजकता कैसे निकालोगे? संयोजकता निकालने का तरीका है बेटा, इक्वल करो और लिखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है? संयोजकता है 1। संयोजकता होता क्या है मैं बताता हूं, एक मिनट रुकिए। संयोजकता होता क्या है? संयोजकता होता है बंध बनाने की क्षमता। बंध बनाने की क्षमता को हम कहते हैं संयोजकता। इसमें सोडियम की संयोजकता 1 है। चलिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। संयोजकता कैसे निकालेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, यानी इसकी संयोजकता होगी, वैलेंसी जिसको कहते हैं, संयोजकता होगी 2। ठीक है, हाँ जी, संयोजकता कितनी होगी? 2। हाँ जी, संयोजकता। संयोजकता क्या होता है बताना? बताया, बंध बनाने की क्षमता। कोई परमाणु कितना बंध बना सकता है, वो उसकी संयोजकता होती है। महेंद्र या कुमार कह रहे हैं कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो को शुरू से देखोगे तब समझ में आएगा बेटा। तुमने पहली बार पढ़ ली है। बोल, एक बात है बेटा, अचानक कोई भी बच्चे के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक ही बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। महेंद्र कुमार, अगर सुन रहे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, नहीं सुन रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सुनना पड़ता है, जिंदगी इंसानों की लाइफ में एक सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सौगात है कि हम जुबान से बोलते हैं, लोग समझ जाते हैं उसको। मैं जो फील कर रहा हूं आप भी फील करते हैं, मैं जो सोच रहा हूं आप भी वो उन बातों को सोचते हैं। आप उसमें हो कि नहीं बताना मुझे। पहली बात, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, रीजन तुम खुद हो। दूसरी बात, हमने कितने बार बोला जब कोई वीडियो चालू हो, आपको मैंने कहा प्री बेसिक वीडियो देखिए हमारे इसी चैनल में जाकर, यानी 0 लेवल की केमिस्ट्री पढ़िए। नहीं आ रही समझ में तो कारण यह है कि आप स्वस्थ नहीं हो। नहीं आ रही समझ में तो कारण है कि आपकी मेंटली आप उस चीज को कभी भी पढ़े नहीं हो। पहली बार देखना से कुछ नहीं होता है, पहले आप पढ़ो अच्छे से, जो मैं बता रहा हूं उसको देखो। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखो। आज एक मैडम ने फोन किया था मुझे, शायद इंदौर की है कोई, वो बोली कि सर मैं एमएससी कर चुकी हूं, मैं डॉक्टर हूं।
पहले एमएससी करी वो, उसके बाद वो एमबीबीएस क्या बोलते हैं, हाँ एमबीबीएस करी, वो डॉक्टर है। बोली सर मैं आपकी क्लास काफी दिनों से पढ़ रही हूं और मैं एक जगह पे डॉक्टर हूं। दो तरह के डॉक्टर ना, एक पहले वो उन्होंने एमएससी भी करी, उसके बाद फिर पढ़ाई भी नीट का एग्जाम निकाली और उसके बाद वो डॉक्टर भी बनी है एमबीबीएस करके। बोली सर मैं बहुत दिनों से केमिस्ट्री के लिए तलाश कर रही थी कि बहुत अच्छा कौन पढ़ा रहे हैं और मुझे उस केमिस्ट्री को सीखना था। वो कह रही थी, मुझे बहुत लंबे बात करी वो, मैं एक्चुअली इतना बात नहीं करता हूं, लेकिन वो उनसे मेरी बात वो जब बोल रही थी तो मुझे सुनना था। मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि सर मैं काफी दिनों से ये देख रही थी कि आपकी क्लास बहुत अच्छी है और मैं आपसे बात करने के लिए बहुत इच्छा व्यक्त करी थी और काफी देर से मैं प्रयास करी थी, काफी दिनों से, आज मेरे से आपसे बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सर जिस तरह से आप पढ़ाते हैं ना वो एकदम क्लियर समझ में आता है। हो सकता है, मैंने एक ही लाइन कहा, हो सकता है कि आपको समझ में आता हो, बहुत लोगों को समझ में आता है, पर याद रखना, आप लोगों को कहूंगा, आप याद रखना तभी आप समझोगे जब एक स्टेप में आगे बढ़ोगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यहां पे जरूरत पड़ी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आता तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आप वो टॉपिक पढ़िए, हमारी चैनल से पढ़िए, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। प्री बेसिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, जीरो लेवल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, उसको देखिए और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप बताइए संयोजकता क्या है, बंध बनाने की क्षमता कैसे निकालेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ये देखो ये और ये निकालना, मैंने लुईस डॉट संकेत निकालने का तरीका पढ़ाया थोड़ी देर पहले, उसका उपयोग करेंगे। लुईस डॉट संकेत से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया, आप क्लास 9 से पढ़ रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आप बहु सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विक्रम केमिस्ट्री या विक्रम सिंह डाउटनट आप टाइप करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके तो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। संयोजकता 2 है इसकी। नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल होता है ये, देखो एक युग्मित है, 3 अयुग्मित है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, जितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भाई, इतना ध्यान रखना, संयोजकता होगी 3। अब बोलेंगे सर कैल्शियम के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, परमाणु क्रमांक 20, 2 8 8 2, अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का लेविस डॉट सिंबल अंतिम कोश में 1 2, एक एक करके पहले आप भरते जाइए। अयुग्मित कितना मिला आपको, 2 मिला, तो संयोजकता कितनी हो गई, संयोजकता हो गया 2। तो संयोजकता निकालने आना चाहिए आपको। चलिए साहब, हो गया। आपको बताया ना बेटा, मैं जब बोलूंगा ना कि जो करने के लिए बोला वो करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना ही कहूंगा। आगे चलते हैं। रासायनिक बंधन के प्रकार, रासायनिक बंध 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। एक आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, और तीसरा उपसहसंयोजी बंध। तीसरा उपसहसंयोजी बंध, ध्यान दीजिएगा। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी, तीसरा उपसहसंयोजी बंध। शॉर्टकट में यह ध्यान रखिएगा आयनिक बंध कब बनता है, शॉर्ट में यह ध्यान रखिएगा कैसे बनता है कि इन 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है। मान लेते हैं एक परमाणु ए है और एक परमाणु बी है। ए के अंतिम कोश का एक इलेक्ट्रॉन बी में चला जाए तो ए हो गया ए प्लस, और बी हो गया बी प्लस इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हो गया माइनस। तो इस तरह से इन एक पॉजिटिव एक निगेटिव ए प्लस और बी माइनस मिल जाए तो वो आयनिक यौगिक कहलाएगा, आयनिक यौगिक। तो अब मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, थोड़े से रुक जाइएगा। और दूसरा होता है सहसंयोजी बंध। इसमें एक परमाणु ए अपने 1 इलेक्ट्रॉन रखता है और बी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक जगह पे आ गया, ए का इलेक्ट्रॉन आ गया और बी परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी इस जगह पर आ गया, और ये ए का इलेक्ट्रॉन बी परमाणु का ए का इलेक्ट्रॉन बी परमाणु को साझे के लिए दे दिया गया, और इसी तरह से ए परमाणु बी के इलेक्ट्रॉन को साझे के रूप में ले लिया। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत किया, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे ए और बी के बीच में वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग लिया दोनों के मध्य होगा। इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं या इसको इस तरह भी दर्शा सकते हैं, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ।
यहां पर इसका डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज इसका डिटेल बताने वाला हूं। अभी एकदम हल्के में ध्यान रखो, हल्का हल्का याद रखो। विद्युत संयोजी बंध किसको बोलेंगे ये याद रखो, याद रखना पड़ेगा, इधर बिठाना पड़ेगा पहले। तो मैंने क्या कहा, बोलो क्या बताया मैंने, बोलो विद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, बताइए। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। दूसरा शब्द क्या बताया मैंने, यहां पर बताया मैंने आपको कि एक परमाणु तथा कोई दो परमाणु में अपने अपने इलेक्ट्रॉन साझा करता है। साझा मतलब सहयोग करता है। जैसे इस परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इस परमाणु को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो दोनों परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के लिए होगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझा, जो यहां पर आपको देखने को मिला है। अब बात कर रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रॉनों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको उपसंयोजी बंध कहते हैं। यहां पर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा इलेक्ट्रॉन युग्मों का आदान प्रदान, या ये कहूंगा एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा, इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा इसको कहते हैं। तब देखो एक परमाणु ए है, इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, और दूसरा परमाणु जो है उसे दान किया जाएगा, तो ये ए ने इलेक्ट्रॉन युग्म को बी को साझा किया। इसके भी डिटेल करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन एक एक छोटे छोटे शब्दों में अगर हम सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, आयनिक कहते हैं उपसंयोजी बंधों को अगर हम याद कर लें तो ये हमारे लिए बहुत काम आएगा। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताना शुरू करता हूं एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए जल्दी करिए। हाँ चलिए चलते हैं। विद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं, अब इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं भाई। विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो भी नाम से आप जानना चाहो, लिखा हुआ है कि किसी भी दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है, उसे विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, इसी छोटी सी बात को पकड़ लेना, पूरी पढ़ाई एकदम जबरदस्त हो जाएगा। पहला देखो क्या है। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर एक परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, इस पूरे सिस्टम में क्या है आपको थोड़ा समझना। आदान प्रदान में क्या होगा, एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होगा और दूसरा जो होगा इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होगा। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होगा। जो दाता परमाणु है वो धनायन बनाएगा और ग्राही परमाणु जो है वो ऋणायन बनाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच में आकर्षण आया, ये विद्युत संयोजी यौगिक होगा। विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक होगा। अब इसमें एग्जाम्पल पे आपको काम करना होगा मैं, देखो ध्यान से। एक दाता परमाणु, एक ग्राही परमाणु। एक दाता परमाणु एक्चुअली धातु होता है और दूसरा ग्राही परमाणु जो होता है अधातु होता है। धातु और अधातु के बीच में जब कोई बंध बनता है तो एक आयनिक बंध होता है। छोटी छोटी बातों को पकड़ लो बेटा, ठीक है। आप छोटी छोटी बातों को पकड़ लो, कोई टेंशन मत लो, एकदम इजीली समझ में आएगा हर बात, देखते जाइएगा। धातु परमाणु अधातु परमाणु के बीच में बंधन होगा। धातु परमाणु धनायन बनाएगा, अधातु परमाणु ऋणायन बनाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखता हूं, उदाहरण देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो उदाहरण क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम और क्लोरीन के बीच। सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है।
परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना होता है 11, 2 8 1। इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7। बस एक छोटी सी बात पकड़ो, इसका लेविस डॉट सिंबल ये हुआ, इसका लेविस डॉट सिंबल ये हुआ। अंतिम कोश में 7, अंतिम कोश में 8। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था अष्टक नियम, आपको याद आ रहा होगा अष्टक नियम, जिसको लुईस कोसेल का नियम कहते हैं। इन्होंने कहा था किसी परमाणु के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायी होता है। मतलब वो बंद बनाना की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बंद इसलिए बनाता है कि वो स्थायी हो जाए, अक्रिय गैस के समान हो जाए। तो देखिए यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए बोलिए क्या होगा। सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर अष्टक पूर्ण करना है तो ये क्या करेगा, देखो तो ये देखिएगा। अगर हमेशा याद रखना इस बात पर, थोड़ा याद रखें, नोट करो बेटा इस सारी बातों को। नोट ये कि 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन हो, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो 1 से 3 तक, तो वो दान करता है, दाता होता है। और 5 से 7 इलेक्ट्रॉन हो, 7 तक इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्राही परमाणु होते हैं। ध्यान दो, 1 से 3 यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जितना है कितना दान करेगा, 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। क्लोरीन में देखो इसके अंतिम कोश में 7 है, तो 1 से 7 रहेगा, तो 8 कैसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये 8 हो जाएगा। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर रहा है, 8 हो जाएगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, इसलिए 1 प्लस चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8। पहले कितना था, 2 8 1 था, ध्यान दो 2 8 1 था भाई, 2 8 1 था, ध्यान दो। अब दूसरे तरफ चलो तो क्या मिल रहा है आपको क्लोरीन के बारे में। इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, देखिए तो इसमें हो गया माइनस चार्ज। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2 8 8। तो देखो दोनों ने अष्टक पूरा कर लिया है, बस इतना ध्यान रखो। कोई भी परमाणु यह कोशिश करता है कि अंतिम कोश में 1 से 3 तक है तो धातु है, इलेक्ट्रॉन उतना ही दान करेगा जिससे उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। तो 1 है तो 1 दान करेगा, 2 है तो 2 दान करेगा, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, अष्टक पूरा हो गया। इसी तरह से देखो 5 से 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 रहेगा तो 8 कैसे होगा, 5 में 3 जोड़ोगे 8 होगा, 6 होगा तो 2 जोड़ोगे तब 8 होगा, 7 होगा तो 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, 7 होगा 1 जोड़ोगे तो 8 होगा। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन दान करने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, वो यहां पर उसके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को देख करके होता है। तो चलिए क्या क्या देखने को मिल गया आपको, देखो तो ये अष्टक पूर्ण कर लिया, ये अष्टक पूर्ण कर लिया। Na पर 1 प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पर भी 1 प्लस चार्ज आ गया, तो दोनों में आवेश आने की वजह से ये जुड़ गया, NaCl बन गया। एक दान किया इसने और 1 ग्रहण किया इसने, और दोनों जुड़ गया। अब ऐसे ही कई एग्जाम्पल पे हम काम करना शुरू करेंगे, सारे बच्चे इस बात पे ध्यान दें। सर अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करें, यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी कंडीशन में दान करेगा, किसी कंडीशन में ग्रहण करेगा। वो कंडीशन क्या है उसके बारे में बात कर सकते हैं। गहराई में, मैंने कहा ना अगर गहराई में जाना है तो हमारे डाउट नट के साथ हमारी कोर्स विजेता बैच लागू हो रहा है, चालू हो रहा है, चालू हो चुका है 16 सितंबर से। आप उसमें आइए, हमारी पूरी क्लास यहां पर नीचे देखो, आपको एक पूरा एक फ्लैग लगा हुआ नजर आ रहा होगा, एक स्क्रोल नजर आ रहा होगा, वहां पर नंबर दिया गया है। यहां पर हमारे विजेता बैच में सारी जानकारी मिल जाएगी। और पढ़ाई भाई सुपर, हर चीज, क्योंकि देखिए भाई हम आपको बताना भी चाहेंगे, यहां पे तो बच्चा ऐसा है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पढ़ने वाला बच्चा तो भाई वहीं पे मिलता है, हमारे विजेता बैच में मिलता है पढ़ने वाले बच्चे। तो वहां आइए, पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, और फिर हम आपके उसी के साथ आपके पूछने से पहले ही हम आपको बता सकते हैं
यहां पे बताएंगे सारे जितने बच्चे बैठे हैं ना, उनको बोलेगा सर ये क्यों जरूरत नहीं थी, क्यों बता रहे हो। तो ऐसे ऐसी कई बातें होती है जिसको हम जरूरत के हिसाब से बताते हैं, स्टूडेंट के हिसाब से बताते हैं। तो वैसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि डाउट नट है भाई। चलिए एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए, अगर कैल्शियम होता और क्लोरीन होता तो क्या होगा। कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, देखो हम इन दोनों के बीच में क्या बनेगा हम पता लगाना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा। एक धातु है कैल्शियम, ये क्लोरीन है अधातु। धातु कैसे पता चलता है, अंतिम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है तो धातु है, सीधा सा सरल तरीका। और 5 से आगे है, 1 से 3 है तो धातु है, और 4 से आगे जाता है तो अधिकांश तत्व अधातु है। बस इतना ध्यान रखना, सिंपल। क्लोरीन, इसके परमाणु क्रमांक होते हैं 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 8 2। अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। अष्टक कैसे पूरा करेगा, अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दाता है ये। चलो मैंने यहीं पे लिख दिया। दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन के अंतिम कोश में क्या होगा, वैसे इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना 17, 2 8 7। तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्राही है ये 2 इलेक्ट्रॉन दाता, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। बस इसी को देखो अपने आप पता चल जाएगा। अब बताओ मुझे, सारे बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, भाई बोलो जल्दी से। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आप बताते जाइएगा, बताते जाइए। बच्चे बताओ कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कितना, बोलो कितना, जल्दी से बोलो जी, कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा बोलो कैल्शियम। हाँ जी, कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा बोलो कैल्शियम। 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। जितना इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु दान करता है उतना उस पर प्लस चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचा, 2 8 8 बचा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 8। अष्टक पूरा हो गया, बोलो यस, है ना। अब बताना मुझे कि क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्लोरीन के अंतिम कोश ग्रहण करेगा ना, क्योंकि 5 से ऊपर है इलेक्ट्रॉन, 7 है, तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बताओ बेटा। हाँ जी जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बताइए जल्दी से, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो एक इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, ये लीजिए पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, इलेक्ट्रॉन को हमने थोड़ा क्रॉस जैसा दिखा दिए, या दूसरे कलर में दिखा देते हैं। चलिए ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ इसलिए माइनस चार्ज आ गया, 1 माइनस आ गया। अब बताओ कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दान करेगा, किसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन ने रखा एक ने, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसी के पास जाएगा। नहीं भाई, एक और क्लोरीन की मांग करेगा, यानी 2 क्लोरीन रख लेता है इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, 2 क्लोरीन रख लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन, हर एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो इस तरह से 2 क्लोरीन हमें चाहिए, और इस तरह से 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन। इस चीज को समझने के लिए एक और तरीका हम लोग अपनाते हैं अक्सर, कि भाई कैल्शियम पर 1 धन आवेश है, 2 धन आवेश है, क्लोरीन पर 1 ऋण आवेश है, इसको इस तरफ कर दो नंबर को, इसको इस तरफ कर दो, तो कैल्शियम हुआ 1 और क्लोरीन हुआ 2, तो बन गया CaCl2। ऐसे बोल देते हैं भाई हम, इस तरह से चार्ज के आधार पर हम बात कर सकते हैं, है ना। तो आपने यहां पर देखा, यही है विद्युत संयोजी बंध, क्योंकि देखो क्या हुआ, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन दाता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, तो बना आयन, आयन बना, इसलिए इस तरह के आयनों के मध्य बंध बना। तो देखिए इस तरह से ये बंध इसके बीच में, तो आयनिक बंध कहेंगे। दूसरी बात है, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश है, धन चार्ज है, ऋण चार्ज है। चार्ज है, चार्ज किस में होता है, सेल में होता है। सेल देखिए होगा, सेल खोल के दिखाऊंगा, उसमें एक तरफ प्लस लिखा रहता है, एक तरफ माइनस लिखा रहता है, मतलब क्या होता है, चार्ज, चार्ज आवेश है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। बात एकदम क्लियर। तो भाई जो भी है, चलिए बोलिए, ठीक है।
तो मैं कहूंगा यहां पर आप इसी तरह से बहुत सारे तत्वों के बारे में बताया गया है। समूह 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग के तत्वों की क्या वैलेंसी होगी। समूह 1 1A कहते हैं, इसको 2A ग्रुप कहते हैं, इसको बोलते हैं 3A ग्रुप कहते हैं, 3rd A ग्रुप कहते हैं, 4A ग्रुप कहेंगे, 5A ग्रुप कहा जाएगा, 6A ग्रुप कहा जाएगा, 7A ग्रुप कहा जाएगा और 8A ग्रुप कहा जाएगा। इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? +1। दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता होगी +2। तीसरे वर्ग के तत्वों की होगी +3। चौथे वर्ग के तत्वों की संयोजकताओं के बारे में हम नहीं कह सकते, जैसा कि यहां पर भी ब्लैंक रखा गया है। डिपेंड करता है, इधर वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ा है तो माइनस होगा, उधर वाला तो जुड़ा हो तो प्लस होगा। इसीलिए यहां पर आगे 15 में 15 का होगा -3, क्योंकि अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें -2, इसका -1। इन तत्वों के साथ लिख दिया गया है, यानी लिथियम क्लोरीन ब्रोमीन, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम सबका +1, बेरिलियम मैग्नीशियम में सबका +2। इसी तरह से यहां पर लिखा गया। तो यहां पर कौन से तत्व पे कितना चार्ज आएगा वो बता दिया गया। अब बताओ, मैं मैग्नीशियम की क्रिया करा रहा हूं किसके साथ? सल्फर के साथ, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम में 2+ है और सल्फर में 2- है। 2 इधर करो, 2 इधर करो, क्या बन गया? Mg2s2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बना? MgS। ऐसे। अब थोड़ी शांति से कुछ चीजों को समझने की कोशिश करिए। छोटी छोटी बातें अगर आप पकड़ लेते हो एकदम आसान हो जाएगा। मेरा कहना है बेटा, देखो जब पढ़ाई करो ना तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। मैं इस टॉपिक को लेकर के आऊंगा मंगलवार को, और मैं इस टॉपिक को लेकर आऊंगा आपके पास मंगलवार को इस टॉपिक को लेकर के और एक बढ़िया एक्सप्लेन करने वाला हूं, बेसिक लेवल से समझाने वाला हूं। तो आप सब उस चीज को और भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा चाहिए? नहीं तो फिर मैं नई टॉपिक लेके आऊंगा। बताइए क्या करना है। केमिकल बॉन्डिंग को एक बेहतर वे में आपको देने वाला हूं। समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप सब बेहतर तरह से पढ़ें, समझें। बताइए, काजल, गोविंद, अंजलि रॉय, हाँ जी बेटा, गोगाराम, हमने गोगा कपूर नाम सुना था, फिल्मी सिटी में है वो, ठीक है, बहुत दमदार विलेन के रूप में। आदित्य सिंह तोमर, हाँ जी। राकेश सर, लाइव कब से चलता है? हमारा लाइव चलता है रात को 8:15 से स्टार्ट होता है सर। क्विज, अच्छा क्विज, चलो बताते हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्विज। चलो इस प्रश्न का उत्तर दो। क्विज का टाइम। बच्चे बड़े खुश है, क्विज चाहिए। ओके ओके ओके, चाहिए चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोलिए, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? देखो पढ़ो, विद्युत संयोजी बंध किसके मध्य बनता है? एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं आपके आंसर देखना चाहूंगा। हाँ जी, जल्दी बताइए। हाँ जी, अच्छा आंसर आ गया। ए है 2 विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, बी है 2 धातुओं के मध्य, सी है धन विद्युती ऋण विद्युती परमाणुओं के मध्य और 2 विद्युत धनी परमाणुओं के मध्य। मुझे लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन आपको मैं नहीं पूछ सकता था आपसे। हाँ जी, याद रखिएगा, एक धन विद्युती और दूसरा ऋण विद्युती परमाणु के मध्य, एक इलेक्ट्रॉन दाता और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही, धातु और अधातु के मध्य। सी ऑप्शन राइट है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। हाँ जी, अब बताइए अगला प्रश्न क्या हो सकता है? विद्युत संयोजी बंध के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति क्या होगी? अब विद्युत संयोजी बंध के लिए क्या जरूरी है? एक इलेक्ट्रॉन दान करे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, एक पर धन चार्ज आए, एक पर ऋण चार्ज आए। पढ़ो तो सही, जब पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। चलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दे रहे हैं? इसके बीच में सारे बच्चों को कहना चाहूंगा, हमारे विजेता बैच ने एक तरह का रिकॉर्ड बना दिए हैं।
काफी ज्यादा बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं और उन बच्चों को मैं ये कहूंगा कि यहां पर जो चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप बिल्कुल हमारे साथ आइए, हमारे साथ एनरोल होइए, हमारे इसमें क्लास में एडमिशन लीजिए। और इसमें एडमिशन का सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप यहां पर एडमिशन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा अरे आपने इस साल बहुत बड़ी चीज पाए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे टीचर, जो टॉप के टीचर हैं वो आए हुए हैं और आपको दे रहे हैं शिक्षा। और यहां पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए वो ललक पैदा हुई है उसमें कि वो बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं। और वो विजेता तभी तो हो सकते हैं हम, जब आप में पढ़ने की ललक हो। और हमारा डाउट नट अब एक ऐसा ऐप है, आप जानते होंगे, जहां पर बच्चों को किसी तरह का डाउट नहीं होने देते हैं। तो ऐसे ऐप में आकर के पढ़ना एक बड़ा सम्मानने वाली बात होती है। और एक समय आएगा जब आप गर्व महसूस करेंगे कि हमने अपनी 11th और 12th की पढ़ाई को हमने बेहतर तरह से, बेहतर लोगों के साथ हमने पूरा किया है। ध्यान रखिए। तो चलिए बताइए, विद्युत संयोजी बंध बनने के लिए सबसे अनुकूल क्या होगा? ए लिखा है परमाणु का निम्न आयनन विभव तथा दूसरे परमाणु की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोनों लिखा है दोनों परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, दोनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च बोला गया है। फिर लिखा है एक परमाणु का उच्च आयनन विभव तथा दूसरे का निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता। बताइए क्या होना चाहिए? सबने जवाब देने की कोशिश किया है, याद रखना है। यहां पर एक शब्द पे ध्यान देना, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन विभव का मतलब होता है किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा। इजीली अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर रही है मतलब उसकी ऊर्जा कम होगी, आयनन ऊर्जा कम होगी। लेकिन जो परमाणु कठिनाई से इलेक्ट्रॉन दान कर रही है उसकी आयनन विभव उच्च होगा। तो एक परमाणु जो धातु होता है उसकी आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, निम्न आयनन ऊर्जा होनी चाहिए। दूसरा परमाणु में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता क्यों? मतलब इसको क्या होना है? एक परमाणु वो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दान करे, इजीली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो ऐसा परमाणु होना चाहिए आसानी से दान करे इलेक्ट्रॉन, दूसरा आसानी से ग्रहण करे। तो यही होगा आंसर, ए ऑप्शन राइट है बेटा जी, याद रखिएगा। आप अपनी सोच को डेवलप करिए आप पहले, है ना, बहुत जरूरी है। सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता 0.7, फ्लोरीन 4.0 है। दोनों के मध्य कौन सा बंध बनेगा? क्या पता चल रहा है? विद्युत ऋणात्मकता में काफी ज्यादा अगर अंतर हो तो आयनिक बंध, कम अंतर हो तो सहसंयोजी बंध। आपको क्या नजर आ रहा है बताइए जरा। सीजियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सीजियम Cs प्लस चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन है F, माइनस चार्ज आएगा। सीधी सी बात है, प्लस और माइनस तो आयनिक बंध होगा। भाई साहब कहां है आयनिक बंध? ये विद्युत संयोजी बंध, ये है इसका आंसर। मिल गया जवाब। नेक्स्ट एक प्रश्न और पूछते हैं, 4 प्रश्नों का हमारा सेट है। विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध के द्वारा बनता है, खाली स्थान के द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों के दान से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब देंगे आप? जल्दी बताइए। हाँ जी, जल्दी बताएंगे आप आंसर, तब तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा बात करने में। आकाश मैं सोने जा रहा हूं। अच्छा, कैसे कैसे बच्चे हो यार, उसको क्या करना है तुम्हारे सोने और नहीं सोने से, है ना? उसको भी यहां पर आप लिखते हो, है ना? याद रखना बेटा, लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये कभी मत बोलना कि मुझे क्रिकेट पसंद है, मैच देखूंगा, वर्ल्ड कप चल रहा है तो भी एग्जाम भाड़ में जाए मैं मैच देखूंगा। कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, कुछ बातें मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। दूसरी बात भी बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में कोई शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कपूर, आलिया भट्ट है तो दौड़ मत पड़ना कि वो आई है उसको देखने जाऊंगा। और कहीं गलती से उसने तुमसे हाथ मिला ले तो ये मत बोलना कि उसने मुझे हाथ मिला, मुझे पहचानती ही मत बोलना, कभी नहीं पहचानती है वो तुमको। इसलिए आप स्वयं को बनाने के पीछे भागो, किसी को बनाने के लिए, बनने के लिए नहीं।
समझ रहे हो ना? वो कभी भी आपको सक्सेस नहीं देगा। सक्सेस के लिए आप स्वयं को बनाइए ओनली। किसी के द्वारा ये कह देना कि आप बहुत बड़े हो जाओगे, इससे नहीं। तुमको बड़े होने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा। चलिए साहब, जवाब मिल गया आपको। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। क्या जवाब हो? विद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। सी ऑप्शन कितने बच्चों ने लिखा है? भाई साहब, इलेक्ट्रॉन दान नहीं करते हैं, साजिद स्थानांतरण। एक दान करता है, एक ग्रहण करता है, इसको स्थानांतरण कहते हैं। ये है सी। हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, आपके लाइफ पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिंदगी में बहुत बड़ी चेंज होते हैं बच्चों के। एक प्रश्न और, आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रखते हैं, क्या रखते हैं? इनमें से 2 पॉइंट दिया गया है, क्या होगा? देखें, आयनिक यौगिक क्या रखते हैं? इनमें से दोनों सही होना चाहिए। उच्च गलनांक होता है, अधिशात्मक होता है। बी, उच्च गलनांक, निम्न धनात्मक, निम्न क्वथनांक, दिशात्मक बंध, निम्न क्वथनांक, और क्या है? ध्रुवीय या तथा अध्रुवीय लायकों में उच्च विलेयता। आयनिक यौगिक जो होते हैं उसकी गलनांक उच्च होता है और अदिशात्मक होता है। ये बात याद रखिए। और क्यों ऐसा है इसके डिटेल पढ़ना है ना, हमने तभी तो कहा है सारे बच्चों को। जो अभी हमारे डाउटनट के साथ काफ़ी बच्चे आए हुए हैं और वो फ्री में भी हमारी क्लासेस देख रहे हैं हमारे डाउटनट के साथ, इस टाइम पे हमारी क्लास आती है। और वो बच्चे भी जो हमारे क्लास के साथ यूट्यूब के साथ जुड़े हुए, इन सारे बच्चों को कहूँगा कि अपने आप को पहले बनाओ बेटा अच्छे से, और याद रखो कि हमने जो कोर्स आपको दिया है विजेता बैच, वो बहुत ही मायने रखता है आपके लाइफ में। तो उनके साथ आप जुड़िए सबके सब, और हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखा, रासायनिक बंध क्या होते हैं, लुईस कोसेल का इन्हें अष्टक नियम, रासायनिक संयोजन के प्रकार यानी कि रासायनिक अबंध के प्रकार, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेविस डॉट सिंबल, आयनिक यौगिक, और इसके साथ साथ हमने देखा है क्विज। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की जगह कि उन चीज़ों को पढ़ें जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बेस पर पूरी बुक पढ़ी जा सकती है। कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। आप मंगलवार को 11th वाले बच्चों के लिए क्लास होने वाला है, तो उस दिन आप रहिएगा। आपको मैं ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जिससे आप केमिकल बॉन्डिंग को बड़ी ईजिली समझ पाएंगे। एक बच्चे ने मुझे कहा था बीच में कि सर संकरण पढ़ा दीजिए। भाई साहब, पहले रासायनिक बंध का मतलब नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आता है, और आप संकरण में चढ़ जाओगे तो बिल्कुल वही कहानी है कि पहले आपको नाली कूदने नहीं आया, छोटी टीले चढ़ने नहीं आया, माउंट एवरेस्ट में चढ़ गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोले सर मैं हेलीकॉप्टर से चढ़ जाऊंगा। ओके, मैं चढ़ा दूंगा, हेलीकॉप्टर से जाके माउंट एवरेस्ट में बैठा दूंगा। जैसे माउंट एवरेस्ट में आपको उतारूंगा ना, धड़ाम से नीचे गिर जाओगे आप। पहली बात, उसकी ठंडी आपको बर्दाश्त नहीं होगी, कितनों भी बड़ा बड़ा जैकेट लगा दूं, अंदर में हीटर लगवा दूं। दूसरी बात, माउंट एवरेस्ट में जाते ही आप आंख चौंधने लगेगा, क्योंकि आपके आंख जो है वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाया उस लाइट के लिए। तीसरी बात भी बता देता हूं, गहराई देखते ही वैसे ही होश गंवा जाओगे, होश ही नहीं रहेगा। घर में आओगे तो बोलोगे मम्मी पापा या सर हम सपना देख रहे थे। क्या? हमने सपने में देखा माउंट एवरेस्ट में बैठे थे। तो उसमें क्या देखा? तुमने ये नहीं देखा वो ठंडी? अरे मैंने बहुत कुछ देखा, मेरे को पूरी फील हुई, पर क्या हुआ उसके बाद? अब क्या, नींद तो खुल गई। ऐसी हालत होती है बेटा। तो आकाश में चढ़ने से पहले जमीन की था और नीचे नींव, वो दोनों बनाना जरूरी होता है। तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला आदमी खूब मेहनत करता है, अपनी बॉडी बनाता है, अपनी सेहत बनाता है, अपनी प्रैक्टिस करता है। इतनी प्रैक्टिस की, अगर कल के डेट में तुमको इंजीनियर भी बना दूंगा ना तो 2 दिन में पलट मार जाओगे। डॉक्टर भी बना दूंगा तो जैसे पेशेंट आएंगे वैसे ही आप पछाड़ा खा जाओगे। ऐसे कोई नहीं बनता भाई साहब। तो ध्यान रखिएगा। आज की बातें, बहुत सारी बातें इधर उधर की कर दिया मैंने, और पढ़ने के लिए और आपसे मैं बात करना चाह रहा था बहुत दिनों से। तो चलिए, आपसे बात भी बहुत कुछ हो गई। मैं नहीं डरूंगा, मैं क्या नहीं दोगे? वाह वाह, मैं नहीं डरूंगा। अच्छा नहीं डरोगे? चलो देखते हैं। चलो कल चलें? चलो आ जाओ, आ जाओ, टिकट ले लो, टिकट वगैरह लगवा लो, है ना। फिर मेरे लिए आपको टिकट बनवाना पड़ेगा भाई ना। पेट्रोल का कीमत और हेलीकॉप्टर के जो चार्जेस वगैरह सब आप दोस्त मिल करके करो, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। मैं तो नहीं बैठूंगा भैया, मैं तो हेलीकॉप्टर में रहूंगा, तुमको उतार दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी चैप्टर को आगे जाकर के। तो मैं ये कहूंगा कि इस चैप्टर से पहले आप सोच लो, मैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट को आपको दोहराने वाला हूं, समझाने वाला हूं। उस दिन आप रहेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लोविस मतलब अष्टक नियम और संयोजी इलेक्ट्रॉन, और आपका क्या बोलना चाहिए, लेविस डॉट सिंबल। ये 3 चीजों पे आप पकड़ लो, बेहतर हो जाओगे। आज की क्लास में समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।